नमस्ते अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। राइट, क्लाउड कंप्यूटिंग काफ़ी ही आजकल ऑन डिमांडिंग सीरीज़ है। काफ़ी सारे लोगों की डिमांड भी आ रही थी सर ये सीरीज़ बनाइए, और मैंने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे चेक किया, यूडेमी, सिंपली लर्न, काफ़ी जगह, लेकिन मुझे कहीं भी इस तरह का कंटेंट ऐसा फील नहीं हुआ कि उन लोगों ने प्रोवाइड कराया है या एक क्वालिटी कंटेंट जो आप लोगों को मिलना चाहिए। तो दोस्तों मेरी कोशिश यही है कि इस सीरीज़ में भी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें बताऊं जो शायद उनमें नहीं कही गई हैं, नहीं बताई गई हैं, बड़ी बेसिक लैंग्वेज में। और कोई भी हो, चाहे वो बीटेक का स्टूडेंट हो, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हो, या फिर वो जॉब कर रहा हो, मैं कोशिश करूँगा इस सीरीज़ को इतनी ईजी वे में आपको समझाने की कि आपको कोई भी टॉपिक बड़ी आसानी से समझ आ जाए कि आखिर इसका मतलब क्या है। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 1 है, इसको मैं चैप्टर वाइज बना रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। राइट, तो पहले चैप्टर पे चलते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमारी होगी वो होगी हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स, और उसमें पहला चैप्टर है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग कॉन्सेप्ट का। दूसरा चैप्टर जो हम लोग इसमें दूसरी वीडियो में बनाऊंगा वो बनाऊंगा क्लाउड कंप्यूटिंग डिलीवरी मॉडल्स के ऊपर। राइट, तो आज हमारा कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा चैप्टर है। तो सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये सवाल हमारे जहन में आता है कि आखिर है क्या, क्या ये चीज़ है। तो आप कहीं भी कोई किताब उठाएंगे, चाहे वो हिंदुस्तान की किताब हो, चाहे वो कोई इंटरनेशनल राइटर की लिखी हुई किताब हो, जो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन मिलेगी वो हर जगह यही मिलेगी। राइट, क्योंकि ये डेफिनेशन NIST जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है USA के अंदर, उनकी डिफाइन की हुई एक डेफिनेशन है जो परफेक्ट डेफिनेशन मानी जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। उनके हवाले से अगर मैं कहूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल फॉर इनेबलिंग यूबिक्विटस कन्वीनियंट ऑन डिमांड नेटवर्क access to a shared pool of configurable computing resources, for example network, server, storage, application and services that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction। मतलब क्या है इस डेफिनेशन का? बड़ा सिंपल सा मतलब है कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा मॉडल है जो आपको ये पावर देता है। इनेबलिंग यूबिक्विटस का मतलब है आपको ये पावर देता है कि वो चीज़ आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यूबिक्विटस का मतलब होता है एक ऐसी चीज़, एक ऐसा सिस्टम जो कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सके, एक्सेस किया जा सके, हर जगह प्रेजेंट हो। आज की डेट में अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल में आपने व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप आपके घर पे भी चल रहा है, आप ऑफिस लेके जा रहे हो वहाँ भी चल रहा है, आप कहीं दूसरे शहर में जा रहे हो वहाँ भी चल रहा है, यानी वो आपके साथ साथ है, वो आपके साथ साथ चल रहा है। कोई मैसेज आ रहा है तो तुरंत आपके फ़ोन के ऊपर आ रहा है, एकदम से आपको रिसीव हो रहा है, इंस्टेंटली रिसीव हो रहा है। तो क्लाउड कुछ ऐसा है, अगर कोई चीज़ क्लाउड पे है तो वो हमेशा आपके साथ रहेगी। सिर्फ एक ही क्लाउड की कंडीशन है और वो है कि आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हों। अगर इंटरनेट आपके पास है तो आप क्लाउड से 24 घंटे कनेक्टेड रह सकते हैं। राइट, उसके अलावा इनेबलिंग यूबिक्विटस के अलावा कन्वीनियंट बहुत है, बहुत ही ईजी होता है। व्हाट्सएप को आपको सिंपली इंस्टॉल करना है, फेसबुक को इंस्टॉल करना है, उसके बाद सब कुछ अपने आप, जब भी कोई मैसेज भेजेगा आपको नोटिफिकेशन भी आएगा, अपडेट भी आएगा, मैसेज की साउंड भी मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस है, ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस टू ए शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज में जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा आ जाता है जिसमें नेटवर्क आता है, नेटवर्क के अंदर राउटर, स्विचेस, गेटवेज और सर्वर्स आ जाते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं तरह तरह की, जैसे कि आपका HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव है, काफ़ी तरीके की स्टोरेजेस आपके पास आ जाती हैं, एप्लीकेशंस आ जाती हैं तरह तरह की, और सर्विसेज आ जाती हैं। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि क्लाउड एक ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस है, यानी कि जब भी आपको जितने रिसोर्स की ज़रूरत है, आप कहते हो कि जी मुझे क्लाउड से 50 GB स्टोरेज रिक्वायर्ड है, तो क्लाउड से आप 50 GB स्टोरेज ले सकते हो। आपको जो चार्ज पे करना पड़ेगा वो उतना ही पे करना पड़ेगा जितनी देर के लिए आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो। राइट, तो क्लाउड के ये बड़े बेनिफिट है, ये इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो NIST ने दी है। राइट, तो आप साइड बाय साइड नोट्स भी बना सकते हैं अगर आप सिर्फ इसी से पढ़ रहे हैं। राइट, अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं जो कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा ये स्टैंडर्ड कंटेंट होगा। राइट, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग का एक फिगर दिखाया गया है जिसमें हमने ये क्लाउड बनाया हुआ है। क्लाउड के अंदर तमाम तरीके की एप्लीकेशंस आपको दिखाई गई हैं। ईमेल एप्लीकेशन है, चैटिंग एप्लीकेशंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रेजेंटेशन है, पिक्चर्स हैं, सब कुछ आपका क्लाउड पे पड़ा है।
और अगर सब कुछ आपका क्लाउड पे पड़ा है तो आप उसे एक्सेस किसी भी जरिए से कर सकते हो, यानी कि आप टैबलेट से भी एक्सेस कर सकते हो, स्मार्टफोन से भी एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो, डेस्कटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी चीज से सॉरी आप अपने क्लाउड को एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि क्लाउड को एक्सेस करने के लिए आपने डेस्कटॉप ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, या आपको विंडो 10 ही चाहिए, आपको विंडो 7 ही चाहिए, या आपको iOS चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लाउड आप कहीं से भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी भी हार्डवेयर से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन फिर वही एक है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। उसके अलावा जो ताला आपको दिख रहा है, इस ताले से मकसद ये है कि कहने का मतलब कि जो डेटा जाएगा या जो डेटा आएगा वो दोनों ही एनक्रिप्टेड होते हैं, सिक्योरिटी लगी होती है। अगर आप अपनी ईमेल चलाना चाहते हैं तो आपको पता है आपका एक यूज़र आईडी पासवर्ड होता है, तब भी आप ईमेल तक पहुंचोगे। अगर यूज़र आईडी पासवर्ड आपने नहीं लगाया तो ये जो ताला है ना, ये आपको आगे जाने नहीं देगा, ये ओपन ही नहीं होगा। तो इससे मतलब ये है कि क्लाउड पे हर चीज़ पे आईडी पासवर्ड लगा हुआ है, ताकि आपका जो डेटा है वो 100% सिक्योर हो जाता है और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरा डेटा हैक हो जाएगा। So in this figure shows the pictorial representation of cloud computing in detail. Critical data that takes different forms such as email, text document, videos, chat and presentation are stored, accessed and processed as needed by the cloud user, which is a set of software and hardware devices commissioned in a data center, either in a single or multiple location. राइट तो मैंने आपको बता दिया है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एक इमेज आपको दिखाया गया है, जिसमें आपका जो डेटा है, क्रिटिकल डेटा है, वो डिफरेंट फॉर्म्स में यहाँ पे पड़ा हुआ है। ईमेल के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स की, वीडियोस की, चैट की, प्रेजेंटेशन की फॉर्म में पड़ा हुआ है। राइट और आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके इसके बाद 5 असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं और ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो ये सवाल मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपसे पूछा जाएगा। 5 असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड, आपने याद रखना है कि जब आपने इसका जवाब देना है तो उसकी जो हेडिंग है वो यही होनी चाहिए। अगर आपने इसके अलावा कुछ भी लिख दिया, इट इज़ फास्ट या इट इज़ वेरी इजी टू यूज, यूज़र फ्रेंडली, इस तरह के आंसर नहीं चलेंगे। आपको यही असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी पड़ेगी। इसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स है, डिफाइन है। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। मतलब क्या है? मतलब बड़ा सिंपल है। पहले एक बार मैं आपको इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। क्लाउड कंप्यूटिंग एम्पावर्स द कंज्यूमर टू यूनिलेटरली प्रोविजन कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज लाइक सर्वर टाइम एंड नेटवर्क स्टोरेज विद नो नीड फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन विद इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर्स। मतलब इससे ये है कि आपने जहाँ पर भी, कहीं पर भी आप अगर हैं, आप सपोज हिंदुस्तान में हैं, आप दुबई में हैं, आप अमेरिका में हैं, आप फ्रांस में हैं, कहीं पर भी आप बैठे हैं, आप ईमेल को अपने एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ यूज़र आईडी पासवर्ड होना चाहिए और जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आप अपनी ईमेल एक्सेस कर सकते हैं। उस ईमेल में आपका 10 साल पुराना मेल पड़ा होगा, 10 साल पुरानी कोई फोटो पड़ी होगी, वो भी आपको नजर आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है। जब आप चाहें, जहां आप चाहें, आप अपने सर्विस ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, कोई मसला आपको नहीं होगा। दूसरा है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। इन क्लाउड कंप्यूटिंग द इंटरनेट अलाउज एनी थिन और थिक क्लाइंट सच एज ए लैपटॉप और ए मोबाइल फोन to access capabilities through standard mechanism। तो ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग की बात हो रही है, इसमें कहा जा रहा है कि ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस का मतलब ये होता है कि आप अपने क्लाउड को मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं, पाम टॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस से आप एक्सेस कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने उसे सिर्फ डेस्कटॉप से या अपने ऑफिस के सिस्टम से ही एक्सेस करना है। क्लाउड को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो तीसरा है रिसोर्स पूलिंग, इसका मतलब क्या है एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इन द क्लाउड एनवायरनमेंट द प्रोवाइडर्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर पूल्ड टू सर्व मल्टीपल कंज्यूमर थ्रू द मल्टी टेनेंट मॉडल। ये मल्टी टेनेंट मॉडल का मतलब ये होता है कि आपका जो डेटा है वो क्लाउड पे जहाँ पड़ा हुआ है, जिस सर्वर पे पड़ा हुआ है, उस सर्वर पे और भी टेनेंट यानी और भी कस्टमर का डेटा पड़ा है।
लेकिन फिर भी आपको कभी ये रियलाइज नहीं होगा कि इस सर्वर पे कोई और भी बंदा है या ये जगह मैंने किसी और को दी हुई है। ये कुछ ऐसा है कि आप एक बिल्डिंग में हैं, एक बिल्डिंग में 50 फ्लैट बने हुए हैं, हर फ्लोर पर 4-4 फ्लैट है, लेकिन आपका फ्लैट अपना सेपरेट है। आपने अपने फ्लैट का दरवाजा लगा दिया, उसके अंदर कोई नहीं आ सकता। अब आप फ्लैट के अंदर क्या कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, कोई देखने नहीं आ रहा, राइट। वो फ्लैट आपका है, उस पर हक आपका है। उस बिल्डिंग में आप ही की तरह 50 लोग और रह रहे हैं और वो चीज़ उन्हीं की है, वो फ्लैट उन्हीं का है, वो उसमें कोई किसी का इंटरफेयर नहीं है। लेकिन वो जो बिल्डिंग है वो मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट में है, यानी वहां पे 50 बंदे रह रहे हैं, लेकिन हर बंदे की अपनी प्राइवेसी है। वो अपने रूम में क्या कर रहा है, वो अपने रूम पे लॉक लगा के जाता है तो उसका रूम एकदम सिक्योर हो जाता है, सेफ हो जाता है, कोई चोरी चकारी का चक्कर नहीं है। तो ऐसे एनवायरनमेंट को मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। और यहाँ पर भी यही होता है। क्लाउड के अंदर रिसोर्स पूलिंग होती है, यानी बड़े बड़े रिसोर्सेज होते हैं। जैसे एक बिल्डिंग है, उसमें आपके पास 50 कमरे हैं, तो 50 कमरे एक बंदे के लिए किसी काम के नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप हर कमरे को एक एक बंदे को एलोकेट कर दोगे कि भाई आप यहाँ पे रह लो, आप इस कमरे में रह लो, आप इस कमरे में रह लो। बदले में आपको वो किराया देंगे, तो आपको लाखों रुपए की इनकम हो जाएगी उन 50 कमरों से। और उन बंदों के लिए आसान बात यह है कि उन्हें 50 कमरे नहीं खरीदने पड़े। उनको एक कमरे की जरूरत थी, आपने उनको एक कमरा दे दिया। उनको 2 की जरूरत है, आपने उनको 2 कमरे दे दिए। आपने उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें कमरे एलोकेट कर दिए। वो अपना खुशी खुशी रह रहे हैं और जो उनका महीने का किराया बनता है वो आपको दे रहे हैं। रिसोर्स पूलिंग कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर क्लाउड में आपको जितने रिसोर्सेज की जरूरत है क्लाउड आपको प्रोवाइड कराता है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिसोर्स या सर्वर आपका जहाँ पे चल रहा है वहां पे कोई और सर्वर या किसी और बंदे का काम नहीं हो रहा होगा, या कोई और कंपनी के वो सर्विस वो नहीं दे रहे होंगे। तो सर्विस वहाँ कई लोगों को दी जा रही होगी, लेकिन आपको ये कभी पता नहीं चलेगा। आपका डेटा अलग सिक्योर होकर एनक्रिप्शन टेक्निक से जाएगा, दूसरे बंदे का डाटा दूसरे तरीके से जाएगा, राइट। तो ये होता है रिसोर्स पूलिंग है। आपको आई होप समझ आ गया होगा। इसके बाद है रैपिड इलास्टिसिटी। रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि एक बार पढ़ भी लेते हैं। कैपेबिलिटीज कैन बी बोथ इलास्टिकली एंड ऑटोमेटिकली प्रोविजन एंड रिलीज्ड टू स्केल रैपिडली विद डिमांड to the consumer. The capabilities available for provisioning often appear to be unlimited and can be appropriated at any quantity at any time. तो दोस्तों इसका मतलब ये है रैपिड इलास्टिसिटी का कि आपका जो रिक्वायरमेंट है या आपकी जो आप ये कहें कि जो आपकी सपोज सर्वर है, कल को आपकी ज़रूरत बढ़ जाती है। आज आपने जो वेबसाइट बनाई है, आप कहते हो कि यार मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है लाइक अमेजन या फ्लिपकार्ट, और इस पे मेरे को उम्मीद है कि कम से कम 50,000 बंदे जो हैं वो डेली मेरी वेबसाइट पे आएंगे शॉपिंग करने के लिए। लेकिन हुआ ये कि जब सेल लगी, जब उन्होंने बिग बिलियन सेल निकाली फ्लिपकार्ट ने, तो अचानक से 50,000 की जगह वहाँ पे 50 लाख कस्टमर आ गए। अब आप ये बताइए, जिस सर्वर की कैपेसिटी ही 50,000 हैंडल करने की थी, वो 50 लाख हैंडल कर पाएगा? अगर किसी सर्वर की कैपेसिटी 50,000 कस्टमर को हैंडल करने की है तो वो 50 लाख को हैंडल नहीं कर सकता। ऐसे में होगा क्या कि आपका सर्वर डाउन हो जाएगा। जनरली कंपनीज के जो गवर्नमेंट के सर्वर होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। आप कोई पूछते हो यार ये वेबसाइट नहीं चल रही, तो वहां से पता चलता है जी सर्वर डाउन है, थोड़ी देर में चल जाएगा, सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन कब होता है? सर्वर जनरली डाउन तब होता है जब उस पर जरूरत से ज्यादा लोड पड़ जाता है, राइट। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? क्लाउड एक सॉल्यूशन, बड़ा बढ़िया सॉल्यूशन है, क्योंकि क्लाउड आपको ऑटो स्केलिंग प्रोवाइड कराता है। आप इलास्टिसिटी आपके पास है। अगर आपको लगता है भाई मेरा 50,000 है और 50,000 पूरा होने वाला है, क्लाउड अपने आप एक नया स्पेस, एक नया सर्वर क्रिएट कर देगा जो अगले 50,000 लोगों को सर्विस देगा। अब पता चला कि वो 50,000 वाला भी पूरा होने वाला है, 1 लाख से भी ज्यादा होने वाले हैं कस्टमर, तो अच्छा एकदम से वो एक और सर्वर क्रिएट कर देगा। यानी वो कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आने देगा कि सर्वर आपके कम पड़ जाए, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है और सर्वर आपके कम पड़ जाए। क्लाउड में अनलिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि टू द कंज्यूमर द कैपेबिलिटीज अवेलेबल फॉर प्रोविजनिंग ऑफन अपीयर टू बी अनलिमिटेड। आपको ऐसा फील होगा कि यार ये तो अनलिमिटेड है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि क्लाउड में आपके कितने भी कस्टमर आ जाएं आपकी सर्विसेज कम नहीं पड़ती हैं, रिसोर्सेज कभी कम नहीं पड़ते, राइट। और जो लास्ट बेनिफिट है क्लाउड का वो है मेजर्ड सर्विस। मेजर्ड सर्विस का मतलब है जिन्हें आप कैलकुलेट कर सके। कैलकुलेट से मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आपको ये चेक करना है कि यार आज मेरे पास कितने लोगों ने शॉपिंग करने के लिए मेरी वेबसाइट को विजिट किया, तो आपको पता चल जाएगा जी मैं आज आपकी वेबसाइट पे 4,50,000 लोगों ने विजिट किया। अब आप कहते हो उन 4,50,000 में से भी कितने मेल थे और कितने फीमेल थे, तो वो डेटा भी आपको मिल जाएगा। आप कहते हो उनमें से कितने बंदों ने शॉपिंग ही नहीं की, बस विजिट किया और वापस चले गए,
वो डेटा आपको मिल जाएगा। आप कहते हो रात को 9 से 10 के बीच में कितनी शॉपिंग हुई है, वो डेटा आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब क्लाउड में जो भी काम हो रहा होता है वो सब मेजरेबल होता है, आप उन्हें कैलकुलेट कर सकते हो, आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, उसकी रिपोर्ट बना सकते हो कि आज मुझे कितना मुनाफा हुआ, आज कितने लोगों ने विजिट किया, कितने लोगों ने शॉपिंग की, कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, कितने इंडिया से थे, कितने पाकिस्तान से थे, आप सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो ये एक बड़ा अच्छा क्लाउड का बेनिफिट है कि ये मेजर्ड सर्विस है, सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो अगला है वो है हमारा सर्विस मॉडल। क्लाउड में जनरली इंटरव्यू में ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि टेल मी द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्लाउड, टेल मी द सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड। ये तो आपने 3 चीज़ें याद रखनी है, जिनमें 3 में से पहली है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, दूसरी है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और तीसरी है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, राइट। ये 3 इंपॉर्टेंट सर्विस है। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस होती है वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो मेरे ख्याल से पहले मैं ये डिस्कस करता हूँ, बाद में वो बाकी दोनों डिस्कस करूंगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इससे मतलब क्या है, देखिए नाम से ही क्लियर है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये चीज़ें बड़ी मुश्किल है या क्लाउड कंप्यूटिंग का सब्जेक्ट बड़ा मुश्किल है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस से मुराद ये है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ही समझ आ रहा है आपको कि चीज़ें जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए, उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, तो एक कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली स्पीकर्स या सिनेमा थिएटर या फिर आप कहेंगे कि रॉकेट या मिसाइल नहीं होंगे। एक कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, उसके अंदर लगे हुए बेंचेस, उसके अंदर लगी हुई बच्चों के बैठने की टेबल चेयर, और वहाँ पे वाइट बोर्ड होगा, मार्कर होंगे, वहाँ पे लैपटॉप लगे होंगे, प्रोजेक्टर लगे होंगे, लैबोरेटरी होगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कॉलेज का। लेकिन मैं कहता हूँ अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए मुझे सिनेमा हॉल के लिए, तो सिनेमा हॉल में आपको लैबोरेटरी नहीं मिलेगी, आपको वहाँ पे बच्चों के बैठने के टेबल चेयर नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको बढ़िया कुशन वाली कुर्सियाँ मिलेंगी, सामने बड़ा पर्दा होगा, एक बढ़िया प्रोजेक्टर लगा होगा और बढ़िया डॉल्बी डिजिटल साउंड होगी, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का अलग अलग होता है। स्कूल का अलग होगा, अगर मैं अस्पताल की बात करूं तो वहाँ मरीजों के लेटने की बेड होगी, वहाँ पे आपके टेस्ट करने की डिवाइसेस होंगी, ईसीजी करने की डिवाइस होगी, आपका एक्सरे लेने का मशीन होगा। तो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब है आईटी डिपार्टमेंट के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है वो क्लाउड देगा, राइट, वो क्लाउड से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, इसका मतलब है कि क्लाउड के थ्रू आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आईटी डिपार्टमेंट में, किसी भी आईटी कंपनी में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है, अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो आई होप आपको पता होगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी आईटी कंपनी में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो होता है सर्वर, राउटर, गेटवे और स्विचेस। ये बेसिक चीज़ें, स्टोरेज वहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपने याद रखना है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में सारे हार्डवेयर कंपोनेंट आ जाते हैं। जितने भी रियल टाइम में हार्डवेयर कंपोनेंट एक आईटी कंपनी के अंदर लगे हैं वो आप क्लाउड से वर्चुअली ले सकते हो। एक बार इसकी डेफिनेशन भी अब पढ़ लेते हैं। द यूजर इज अलाउड टू प्रोविजन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, network and other fundamental computing resources where the consumer is able to deploy and run operating system and other applications, right। कहने का मतलब कि आपको प्रोविजन यानी दे दिए जाएंगे स्टोरेज, नेटवर्क डिवाइसेस, फंडामेंटल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज यानी सर्वर्स, where the consumer is able to deploy and run operating system and other application। तो आपको सर्वर मिल जाएगा, आप सर्वर पे व्हाट्सएप की एप्लीकेशन चलाना चाहते हो आप चलाओ, आप सर्वर पे फेसबुक चलाना चाहते हो कस्टमर के लिए, आपने कोई ऐप बनाई है, आपने फ्लिपकार्ट की ऐप बनाई है, आप वो चलाना चाहते हो, आपकी खुद की कोई कंपनी है, आप उसकी एप्लीकेशन रन कराना चाहते हो, तो सर्वर आपको हार्डवेयर लेने की जरूरत नहीं है, कोई सर्वर आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आप क्लाउड से वो सर्वर लीजिए और उस पर अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और उसे पब्लिक कर दीजिए, तो हर बंदा उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है, उसे चला सकता है, राइट। दो द क्लाउड यूजर कैन एस्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम, storage and deploy application, the underlying cloud infrastructure remains unperturbed, right। कहने का मतलब ये है कि क्लाउड पे जो आपको रिसोर्सेज मिले हैं उस पर ऑब्वियसली आपका ही पूरा कंट्रोल होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो एप्लीकेशंस हो, हर चीज़ पे आपका ही कंट्रोल होगा। लेकिन उसके अलावा
जो है आपका कंट्रोल होने के साथ साथ होगा क्या कि क्लाउड पे जो चीज़ें हैं वो आपकी एकदम सिक्योर रहती हैं, राइट। उस पे आपका ही हक होता है, जबकि वो चीज़ें क्लाउड पे पड़ी हैं, वो आपके पास नहीं है। आप वो क्लाउड पे कहीं और पड़ी हैं, हो सकता है यूएस में पड़ी हो सकता है इंडिया के डेटा सेंटर में पड़ी हो, लेकिन कंट्रोल जो होगा उस पर आपका होगा। चीज़ें कहीं और रखी हैं फिर भी पूरा हक आपका है, राइट। इसके बाद जो दूसरी सर्विस आती है वो आती है सॉफ्टवेयर एज सॉफ्टवेयर एज सर्विस। हालांकि देखिए मैं आपको एक चीज़ और समझा दूं, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे लोअर लेवल का काम होता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर से आप कह सकते हैं कि ये हार्डवेयर या नेटवर्किंग डिवाइसेस वाले लेयर है। इससे ऊपर आप जाएंगे तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आती है और सबसे ऊपर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आती है। कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे लोअर लेवल की सर्विस है। कहने का मतलब आप ये समझिए कि आपने एक 50 कमरों की एक फ्लैट, एक बिल्डिंग बनाई है, एक अपार्टमेंट बनाए हैं, तो जो वो बिल्डिंग बनाई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद उस बिल्डिंग में जो भी रेडी होने के बाद जो वाइट वॉशिंग होनी है, जो वहाँ पे लाइट्स का काम होना है, पानी की सप्लाई का काम होना है, वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, क्योंकि उसके बिना वो फ्लैट बेकार है। क्योंकि अगर वहाँ पे लाइट की करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अगर वहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं है, तो वो बिल्डिंग बेकार है। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आपकी पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और एक बार वो सारी चीज़ें रेडी हो जाती हैं तो फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी आप वहाँ पे आके रह सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की कहानी है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले डिप्लॉय किया जाएगा, उसके बाद प्लेटफॉर्म उस पर डिप्लॉय किया जाएगा, उसके बाद सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगर आप क्लाउड से सिर्फ IaaS की सर्विस लेते हो, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अगर आप क्लाउड से सिर्फ ये सर्विस लेते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बाकी दोनों लेनी है। आप क्लाउड से सर्वर अपना बनाइए, क्लाउड से ले लीजिए और उस सर्वर पे एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्लाउड से पैस लेवल की सर्विस ली है तो बाय डिफॉल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपने क्लाउड से लिया है। अगर आपने क्लाउड से सैस सर्विस ली है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो बाय डिफॉल्ट इंफ्रा और प्लेटफॉर्म दोनों सर्विस भी आपने क्लाउड से ली है। यानी सैस का मतलब है सब कुछ आपने क्लाउड से लिया है। अगर आप सैस सर्विस क्लाउड से ले रहे हो, इसका मतलब तीनों लेवल की सर्विस, नेटवर्क आर्किटेक्चर, एप्लीकेशन डेवलपर्स और एंड यूजर, तीनों चीजें आपकी क्लाउड ही हैंडल कर रहे हैं। ये बात आई होप आपको समझ आ गई होगी, राइट। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर समझ आ गया। दूसरी सर्विस होती है हमारी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हालांकि ये टॉप लेवल की सर्विस है, इससे पहले प्लेटफॉर्म आती है, राइट। प्लेटफॉर्म, चलो पहले प्लेटफॉर्म डिस्कस कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस असिस्ट अ डेवलपर who writes custom application by provisioning the hardware, operating system, database and middleware. In the PaaS model, user do not have any control over the cloud infrastructure, just like the SaaS model. However, they have the ability to monitor and manage the application that they have deployed and the respective configuration settings for the application hosting environment. मतलब ये है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस से आप, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होता है, तो आप कुछ ऐसा समझिए कि आप एक नया लैपटॉप लेके आए हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। उस लैपटॉप पे आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडो इंस्टॉल किया है वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। और विंडो इंस्टॉल करने के बाद आपने उसमें जो VLC प्लेयर या फिर आपने जो विंडो ऑफिस डाला है वो आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, राइट। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म ज़रूरी है डेवलपर्स के लिए, कोई भी उनकी फाइल डेवलप करने के लिए। जैसे कि आपने अगर जावा की फाइल, कोई जावा का कोड रन कराना है या जावा की एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो आपको वहाँ पे जावा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, राइट। अगर आपको कहीं पे प्लेटफॉर्म चाहिए, कोई और जावा के अलावा Node.js का प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको JSON का प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको एंड्रॉयड डेवलपर्स के लिए एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड किया जाएगा वो क्लाउड प्रोवाइड कराएगा आपको। अगर आपको डेटाबेस बनाना है तो आप MySQL का प्लेटफॉर्म आपको चाहिए, जो माइक्रोसॉफ्ट आपको प्रोवाइड कराएगा, राइट। तो वो प्लेटफॉर्म जो है वो क्लाउड आपको देगा, उसके ऊपर एप्लीकेशन आपकी खुद की होगी। आप कहते हो नहीं जी एप्लीकेशन भी आप ही रन कराओ, तो फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आपके पास एक मॉडल आता है जिसमें क्लाउड के ऊपर सब कुछ आपका चलेगा, सॉफ्टवेयर भी क्लाउड पे ही रन होगा। यानी कहने का मतलब ये है, लैपटॉप भी आपने क्लाउड पे से लिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्लाउड पे चल रहा है, और जो उस पर सॉफ्टवेयर चल रहा है आपका माई ऑफिस, ऑफिस 365 या फिर आप कोई और एप्लीकेशन आपकी है, सपोज आपका एडोब रीडर है या फिर कोई और फोटोशॉप है, तो वो सॉफ्टवेयर जो है आपकी क्लाउड पे चल रहे हैं, राइट। तो ये जो है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये टॉप लेवल की सर्विस है। अगर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आप क्लाउड से ले रहे हो, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रा एज अ सर्विस दोनों भी आप क्लाउड से ही ले रहे हो, राइट। तो सॉफ्टवेयर में आपके सारे तरीके के सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, आपका व्हाट्सएप, फेसबुक,
आपका फ्लिपकार्ट, ट्विटर, ये सारी जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है ये रन होती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे, राइट। तो ये सारी एप्लीकेशंस आप इस लेवल पे रन कराते हो, यानी जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस होती हैं वो इस प्लेटफॉर्म, इस लेयर पे, इस लेवल पे रन होती हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आता है 4 टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट मॉडल, राइट। ये भी अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे जगह जगह पूछा जाएगा क्लाउड के कौन से डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं। अच्छा पब्लिक क्लाउड के कुछ एग्जांपल दो, अच्छा प्राइवेट क्लाउड के कुछ एग्जांपल दो, आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो आपने याद रखना है क्लाउड के हालांकि डिप्लॉयमेंट मॉडल बहुत सारे बनाए गए हैं, पर जो इम्पॉर्टेंट हैं वो ये सिर्फ 4 हैं। इन 4 में भी जो इम्पॉर्टेंट है वो सिर्फ 2 हैं, पब्लिक और प्राइवेट, राइट। तो NIST के अकॉर्डिंग 4 इंपॉर्टेंट आपके क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड। देखिए प्राइवेट क्लाउड से क्या मतलब है? प्राइवेट क्लाउड से मतलब है कि मेरा जो लैपटॉप है, अगर मैं अपने लैपटॉप का एग्जांपल लूँ तो मेरे लैपटॉप में जो डेटा है वो सिर्फ मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मेरा दोस्त को मैं बोलूँ कि यार मेरा लैपटॉप मेरे घर में पड़ा है, एक काम करो तुम यहाँ बैठे बैठे एक काम करो, मेरी वहाँ से जो लैपटॉप में फाइल पड़ी है वो डाउनलोड कर दो, तो वो कैसे कर पाएगा? आपका लैपटॉप घर पे शट डाउन रखा हुआ है, तो दूसरा बंदा दूसरी जगह से या आप खुद भी अपने लैपटॉप के एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास, आपके हाथों में लैपटॉप नहीं है या आप अपने घर पे नहीं हो, क्योंकि लैपटॉप जो है वो आपके घर पे रखा है। तो प्राइवेट क्लाउड एक ऐसा क्लाउड है जो मेरी कंपनी के लिए होता है, मैं अपनी कंपनी के लिए डिज़ाइन करता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन करता हूँ, और उसको एक्सेस भी सिर्फ मेरी ऑर्गेनाइजेशन से किया जा सकता है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही उसको एक्सेस करेंगे, राइट। तो प्राइवेट क्लाउड जो है ये कोई आप ये समझिए कि प्राइवेट क्लाउड के कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है अगर हम पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बिकॉज क्लाउड पे हम क्यों गए थे? क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत ना पड़े। क्लाउड पे हम इसलिए गए ताकि हम नहीं चाहते कि हमें सर्वर खरीदना पड़े, हमें राउटर खरीदने पड़े, हमें गेटवे खरीदने पड़े। हम चाहते थे कि सारी चीज़ें क्लाउड पे चल जाएं। बट जब आप प्राइवेट क्लाउड की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके पास खुद का सर्वर भी होता है, खुद के राउटर भी होते हैं, खुद के गेटवे भी होते हैं, और उसको आपने वर्चुअलाइज करके उसको क्लाउड पे लाए होते हैं आप। मतलब ये है कि हार्डवेयर भी होता है और वो हार्डवेयर को आप क्लाउड पे लेके जाते हो, लेकिन सिर्फ अपने काम के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। कुछ आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपका लैपटॉप है, आपने अपने लैपटॉप को वर्चुअलाइज कर दिया और इस तरीके से उसको कॉन्फ़िगर कर दिया कि इंटरनेट से आप जब चाहें अपनी हार्ड डिस्क को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। लेकिन उसके लिए लैपटॉप भी तो आपके पास है, आपने लैपटॉप में भी तो पैसा खर्च किया है ना खरीदने में। आपको बेनिफिट क्या हो गया कि बस आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर पा रहे हो, आप उसे कहीं से भी चला सकते हो अपने लैपटॉप को, उसकी जो डेटा है वो आप कहीं से भी ले सकते हो। बट आपने लैपटॉप में जितना एक नॉर्मल बंदे ने इन्वेस्ट किया है उतना आपने भी इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आपने भी लैपटॉप खरीदा है। बट अगर मैं वही चीज़ मैं कहता हूँ पब्लिक क्लाउड पे, तो पब्लिक क्लाउड पे मुझे लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लैपटॉप पे जो भी काम घर पे करता हूँ वो मैं क्लाउड पे नॉर्मली बिना लैपटॉप के भी कर सकता हूँ किसी भी सिस्टम से। मुझे अपना पर्सनल लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है, राइट। ये कुछ ऐसा है। तो प्राइवेट क्लाउड के बारे में बड़े सारी कहानियाँ कही जाती हैं। ये कहा जाता है कि क्या इसके बेनिफिट है। देखिए अगर आप मेरे से पूछे कि प्राइवेट क्लाउड का बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट ये है कि ये सिक्योर है, ये सबसे ज़्यादा सिक्योर है इन चारों मॉडल में। रीज़न ये है कि आपकी कंपनी का पूरा कंट्रोल होगा, आपकी कंपनी के अंदर ही आपका डेटा सेव होगा, क्योंकि आपकी कंपनी का खुद का प्राइवेट क्लाउड यानी पर्सनल क्लाउड है, एक एंटरप्राइज क्लाउड भी इसको बोलते हैं। तो ये कंपनी का पर्सनल क्लाउड है जिसमें आपकी कंपनी का डेटा उनके ही प्रेमिसेस में पड़ा हुआ है, यानी वो सिक्योर है। आपको पता है मुझे कितनी सिक्योरिटी की जरूरत है। अगर पैसा आपके घर में है तो आपको पता है मुझे ताला लगा के रखना है या मुझे ज़मीन के अंदर गाड़ के रखना है, आपको पता है मुझे कैसी सिक्योरिटी लगानी है। बट अगर आपकी वो चीज़ें, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें किसी और के पास है, तो आप ये गारंटी नहीं ले सकते कि मेरा डेटा 100% सिक्योर है, राइट। तो ये एक प्राइवेट क्लाउड का बेनिफिट है कि ये बहुत सिक्योर होता है। दूसरा इसका बेनिफिट अगर आप देखें तो इसका बेनिफिट ये भी है कि आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है कि आपकी कंपनी के अंदर आपका डेटा है तो आपको पता है कि मेरे को किस तरीके से मैनेज करना है, कितने सर्वर्स की मुझे रिक्वायरमेंट है और मुझे कब क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो आपकी पब्लिक पे या किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। आप नहीं चाहते, आप थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट नहीं करते कि मैं किसी और पे अपना डेटा सेव करूं, आज मैं अमेजन पे सेव करूं या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे सेव करूं। तो आप कहेंगे कि भाई ठीक है, मैं अपनी R&D यानी मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ, मैं इसका डेटा कहीं भी शेयर नहीं करना चाहता, लीक नहीं होना चाहिए। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप उस डेटा को अपने प्राइवेट क्लाउड पे रखें, कहीं भी शेयर ना करें। बिकॉज पब्लिक क्लाउड ऑब्वियसली कहीं बाहर आपका डेटा पड़ा हुआ होता है, राइट।
उसके बाद दूसरा जो क्लाउड है वो है पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड एक ऐसा क्लाउड है जिसपे कोई भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है, राइट। पब्लिक क्लाउड के जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल वो है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AWS, अमेजन वेब सर्विसेज, जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, उसके लेक्चर्स, उसकी लैब। और उसके अलावा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है, ओरेकल क्लाउड हमारे पास अवेलेबल है, अलीबाबा मार्केट में अभी आया है इंडिया में, अभी उसने मुंबई में डेटा सेंटर अपना बनाया है, वो भी अवेलेबल है। ये सारे एग्जाम्पल हैं पब्लिक क्लाउड के। अगर आप प्राइवेट क्लाउड की बात करें तो प्राइवेट क्लाउड किसी भी कंपनी का हो सकता है। सभी बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक एरिक्सन है, हुआवे है, IBM है, लेनोवो है, सबके अपने प्राइवेट क्लाउड है। MI का अपना प्राइवेट क्लाउड है, सैमसंग का अपना प्राइवेट क्लाउड है। वो सिर्फ उन्हीं के एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, उन्हीं के खुद के यूज़ के लिए होता है। वो उसे किसी को देते नहीं है कि भाई प्राइवेट क्लाउड आपका अपना खुद का घर आप कह सकते हो, जिसमें आपके 2 कमरे, 4 कमरे, 6 कमरे जो भी हैं वो आपके खुद के इस्तेमाल के लिए हैं। आपने रेंट पे किसी को नहीं दिया हुआ, यानी आपके घर में क्या हो रहा है क्या है वो किसी को नहीं पता। तो प्राइवेसी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर एक घर के अंदर ऊपर नीचे हर एक फ्लोर रेंट पे चढ़ा हुआ है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए बाहर का बंदा ऊपर वाले फ्लोर पे भी जाता है, उससे ऊपर वाले फ्लोर पे भी जा सकता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क रहता है, राइट। तो प्राइवेट और पब्लिक में यही फ़र्क है। पब्लिक क्लाउड का जो बेनिफिट है अगर आप पूछें तो वो ये है कि ये बहुत सस्ता होता है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट क्लाउड, बिकॉज प्राइवेट क्लाउड में आपको हार्डवेयर भी इंस्टॉल करने पड़ते हैं और उसको वर्चुअलाइज करके प्राइवेट बनाना पड़ता है। बट पब्लिक क्लाउड में आपको कोई भी रिसोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली बस इस्तेमाल करना है और जितनी देर आपने इस्तेमाल किया आपको पैसे देने हैं। ये कुछ ऐसा है कि आपने सपोज आप जॉब करने नोएडा में गए हैं या आप जॉब करने बैंगलोर में गए हैं, तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब कर रहे हैं तो आप पहले वहाँ पे एक मकान खरीदो, आप पहले वहाँ एक फ्लैट खरीदो, तब आप वहाँ पे रहोगे। आपको पता है कि यार मैंने साल 2 साल यहाँ पे जॉब करनी है, मैं मकान खरीद के क्या करूँगा, तो आप कहोगे यार मैं पीजी ले लेता हूँ या फिर मैं रेंट पे कोई रूम ले लेता हूँ। तो दैट इज़ पब्लिक क्लाउड। आप अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग आप जितनी देर इस्तेमाल करोगे आपको सिर्फ उतना पैसा देना है। तो पब्लिक क्लाउड काफ़ी सस्ता होता है। और रही बात सिक्योरिटी की, तो नो डाउट अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ये आपको हाईली सिक्योर डेटा प्रोवाइड कराते हैं। आपकी सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और डेटा यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 100% सिक्योर है। कोई ऐसे थ्रेट्स मैं नहीं समझता कि क्लाउड पे हैं। क्लाउड पे ऑब्वियसली वल्नरेबिलिटीज़ रहती हैं, कहीं ना कहीं लूप होल्स रहते हैं, खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन अमेजन और एज्योर, गूगल क्लाउड ये आपको पूरी कोशिश करते हैं कि जिस लेवल की सिक्योरिटी आपको प्राइवेट क्लाउड में खुद मिलती है वो हम आपको यानी कि पब्लिक क्लाउड आपको प्रोवाइड कराएं। अगर आप बात करेंगे हाइब्रिड क्लाउड की, तो हाइब्रिड क्लाउड एक ऐसा क्लाउड है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही रहते हैं। तो आजकल जनरली कंपनीज हाइब्रिड क्लाउड प्रेफर करती हैं जिसमें उनका खुद का डेटा और उनका पब्लिक कुछ डेटा जो उनका R&D का डेटा है, जो रिसर्च का डेटा है, जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, उसे वो प्राइवेट पे रखते हैं। बाकी जो नॉर्मल डेटा है, एम्प्लॉयज़ का डेटा है, डे टू डे एक्टिविटीज़ है, वो सारा डेटा वो पब्लिक पे रखते हैं और ये आपस में शेयर हो सके इसके लिए वो हाइब्रिड क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं। तभी प्राइवेट क्लाउड पब्लिक क्लाउड के साथ बात कर पाएगा, राइट। अगर आपका प्राइवेट क्लाउड है, एक तरफ पब्लिक क्लाउड है, तो वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। अगर वो एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं तो फिर वो एग्जाम्पल हो जाएगा हाइब्रिड का। हाइब्रिड में प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं। प्राइवेट से पब्लिक पे डेटा शेयर किया जा सकता है और पब्लिक से प्राइवेट पे शेयर किया जा सकता है। दैट इज हाइब्रिड क्लाउड। चौथा एक ऑप्शन मार्केट में आजकल आ गया है जिसे हम कम्युनिटी क्लाउड कहते हैं। कम्युनिटी क्लाउड कुछ ऐसा है जैसे हिंदुस्तान के अंदर हॉस्पिटल्स की चेन है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने अपना एक कम्युनिटी क्लाउड बना दिया कि यार अगर कोई किसी को ब्लड ग्रुप चाहिए, किसी को A पॉजिटिव ब्लड चाहिए, तो एक काम करो, हमारा ये एक हॉस्पिटल्स की चेन है, इसका ये प्लेटफॉर्म है, आप इस पर सर्च कर सकते हैं। तो एक कम्युनिटी से जुड़ी हुई सारी कम्युनिटी, एक हॉस्पिटल की जो कम्युनिटी है उन्होंने क्लाउड पे अपना कुछ बना लिया है, अपना एक प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया, तो उसे हम कहेंगे कम्युनिटी क्लाउड। या फिर जैसे क्यूरा है, क्यूरा एक जो वेबसाइट है वो भी एक काइंड ऑफ कम्युनिटी, तो खैर मैं उसे नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब वहाँ पे कम्युनिटी कुछ आप ऐसा समझिए जहाँ पे कई सारी चीज़ें आके मिलती हैं, कई सारे ग्रुप्स या कंपनीज मिलके काम करती हैं। दैट इज़ कम्युनिटी क्लाउड, राइट। जनरली ये हॉस्पिटल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशंस हैं उनकी अपनी जो वेबसाइट है, उनका अपना एक क्लाउड होगा जो सभी हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को जोड़ता होगा। दैट इज़ काइंड ऑफ कम्युनिटी क्लाउड, राइट। तो ये 4 टाइप के क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्लाउड में 2 ही चीज़ें होती हैं, एक होते हैं सर्विस मॉडल, एक होते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल। डिप्लॉयमेंट मॉडल में आएंगे प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड। सर्विस मॉडल में आएगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS, PaaS एंड SaaS। तो इसे IaaS, PaaS एंड SaaS बोलते हैं। तो ये आपके 3 सर्विसेज हैं
इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और अगर आप बात करें डिप्लॉयमेंट मॉडल्स की तो 4 आपके डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद जो हिस्ट्री है क्लाउड की वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी। तो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग इज when and where was the first premise of cloud computing witnessed? So the below section explain the growth of cloud computing over the last 50 years. 1950 से 1960 के दरमियान जो है टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट मार्केट में आया था, राइट। उसके बाद 1960 से 70 के बीच में अमेरिका ने एरपानेट बनाया था, जो उन्होंने अपनी डिफेंस के लिए बनाया था, राइट। और यही माना जाता है कि दुनिया का पहला इंटरनेट जो था वो ये आरपानेट ही था, राइट। तो दुनिया में जो पहला इंटरनेट टाइप की टेक्निक आई थी इधर से उधर डेटा को भेजने की, हालांकि ये बड़े छोटे लेवल पे थी, लेकिन ये आरपानेट थी। आरपानेट से ही इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। द बेसिस ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस, राइट। तो इंटरनेट की शुरुआत ही यहाँ से हुई थी। फिर 1970 से 80 के बीच में IBM ने एक वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में बातें की। हालांकि हिंदुस्तान में तो तब हम लोग जो है कबूतर भेजा करते थे चिट्ठियाँ ले लेके, तो उस टाइम हमारे यहाँ तो कोई वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट नहीं था। हालांकि अभी भी ये बड़े हमारे यहाँ पे बच्चों को वर्चुअल मशीन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और अगर हम इस डेटा पे नज़र डालें तो 1970 और 1980 के बीच में वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट आ गया था, राइट। तो दुनिया बहुत पहले से एडवांस है और हम लोग अभी इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो हमें ये पढ़नी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरी कोशिश भी यही है कि मैं आपको बताऊं कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है, हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें ज़्यादा जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस टॉपिक पे, राइट। तो इसके बाद 1980 से 1990 के बीच में द टाइम पीरियड बिटवीन 1980 एंड 1990 विटनेस द एमर्जेंस ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स व्हिच ब्रोक द रियल्म ऑफ डेस्कटॉप एंड सिंगल यूजर सर्वर टू डिलीवर होस्टेड एप्लीकेशन सर्विसेज। उसके बाद हुआ ये कि 1980 से 1990 के बीच में इंटरनेट ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में आ गए, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में आ गए, ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका था विंडोज का, और एक शुरुआत हो गई थी कंप्यूटर की। उसके बाद 2000 तक जो है इंटरनेट काफ़ी पॉपुलर हो गया था, वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मार्केट में धीरे धीरे आने लगा था, चीज़ें वर्चुअलाइज होने लगी थी। ग्रिड कंप्यूटिंग का, पैरेलल कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट मार्केट में आ गया था कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप जगह जगह से लेके आप एक्सेस कर सकते हो, चीज़ें रन करा सकते हो। और 2000 के बाद जो है क्लाउड ने सबसे ज़्यादा जो है ग्रोथ करी, राइट। तो ये एक आपका आप कह सकते हैं हिस्ट्री है, आप इसे पढ़ लें, यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत थी मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। Evolution of cloud computing. The concept of virtualization emerged during the 1990s, right? Virtualization is the concept of creating logical computing resources with limited physical resource, right? It was then slowly expanded to virtual platform that include storage and network resources. अगर कोई आपसे पूछे virtualization क्या है तो आप कह सकते हैं virtualization is a technique of splitting physical resources into a logical resources, right? आप वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है आपका फिजिकल हार्डवेयर आप स्प्लिट कर देते हैं लॉजिकल में। इससे मतलब क्या है? इससे मतलब ये है कि अगर मेरे लैपटॉप में 500 GB हार्ड डिस्क है और मैं उसमें से सिर्फ 50 GB इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बाकी के 450 GB मैं दूसरे बंदे को ये नहीं कह सकता यार तुम इस्तेमाल कर लो, राइट। अगर ऐसा नहीं हो सकता, अपने लैपटॉप के हार्ड डिस्क दूसरे को शेयर करने के लिए नहीं दे सकते कि तुम इस्तेमाल कर लो, तुम डेटा सेव कर लो, मेरी तो यूज ही नहीं होती। बट अगर आपने वर्चुअलाइजेशन कर दिया तो इसका मतलब ये है आपकी लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क है वो एक वर्चुअलाइज फॉर्म में है, यानी आपको अगर 50 GB की जरूरत है तो आप 50 GB ले लोगे, बाकी 450 GB एज इट इज कहीं सिक्योर रखी है, उसमें से अगर किसी और को चाहिए तो वो भी ले सकता है, अगर आपको चाहिए तो आप भी ले सकते हो। तो वर्चुअलाइजेशन में बेनिफिट ये होता है कि इसमें चीज़ों को आप छोटे छोटे हिस्सों में लॉजिकली ब्रेक कर देते हो ताकि उन चीज़ों का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो सके। अगर एक बंदा उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है तो वो खराब ना जाए, उसे एक बंदे के पास ही ना रह जाए, वो दूसरा बंदा भी इस्तेमाल कर पाए। मेन जो पर्पस था वर्चुअलाइजेशन का वो यही था कि ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन कर सके हम हमारे रिसोर्सिस का, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से हम हमारे रिसोर्सिस को इस्तेमाल कर सकें, राइट। तो ये वर्चुअलाइजेशन का एक इम्पोर्टेंस था। इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, प्राइवेट क्लाउड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बताया है। प्राइवेट क्लाउड अलाउ सिस्टम एंड सर्विसेज टू बी एक्सेसिबल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी के अंदर ही प्राइवेट क्लाउड इस्तेमाल हो सकता है। हाँ,
ये बात सच है कि अगर कंपनी का बंदा कहीं बाहर है और वो उसे एक्सेस करना चाहता है तो अपने यूजर आईडी पासवर्ड से एम्प्लॉय आईडी से उसे एक्सेस कर सकता है, राइट। और अगर उसे कुछ डेटा शेयर करना है तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू, वीपीएन के थ्रू भी अपने प्राइवेट क्लाउड को एक्सेस कर सकता है। लेकिन प्राइवेट क्लाउड जनरली जो होता है वो द प्राइवेट क्लाउड इज ऑपरेटेड ओनली विद इन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही होता है। अगर यहाँ पे इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जो लोअर लेवल है, ये लोअर लेवल जो बॉक्सेस बने हैं, एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। इसके ऊपर जो आपको क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम नजर आ रहा है ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, और इसके ऊपर जो आपको एप्लीकेशंस नजर आ रही है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। तो ये तीनों ही सर्विस क्लाउड पे है। देखिए क्लाउड मैंने बनाया हुआ है, ये क्लाउड का एक मैंने इमेज बनाया है। तो ये तीनों ही सर्विस क्लाउड के ऊपर पड़ी है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क्लाउड पे तीनों सर्विसेज हैं। सबसे नीचे के लेवल पे इंफ्रा होता है, उसके ऊपर प्लेटफॉर्म होता है और उसके ऊपर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होती है। तो प्राइवेट क्लाउड में तीनों चीजें आप खुद ही हैंडल करते हैं, पब्लिक क्लाउड के थ्रू आप कुछ भी हैंडल नहीं करवाते, राइट। इसके बाद पब्लिक क्लाउड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप कहीं बाहर बैठे हैं और क्लाउड कहीं अलग है। इसीलिए देखिए ये यूजर जो है मैंने क्लाउड से बाहर बनाए हैं। अगर आप पिछली इमेज में ध्यान दें तो सारी चीजें क्लाउड के अंदर हैं और मेरा यूजर जो होगा वो भी इस क्लाउड के अंदर होगा। तो ये एग्जांपल हो जाएगा प्राइवेट क्लाउड का। लेकिन अगर यूजर इस क्लाउड से बाहर बैठा है और इंटरनेट के थ्रू चीजों को एक्सेस कर रहा है तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल है पब्लिक क्लाउड का, राइट। तो ये यूजर मेरे सारे के सारे, ये यूजर ए है, यूजर बी है, यूजर सी है, यूजर डी है, ये क्लाउड से, ये जो क्लाउड मैंने बनाया हुआ है ब्लू कलर का, इससे बाहर बैठे हैं। इसका मतलब ये कहीं दूसरी जगह पे है, सपोज ये बैंगलोर में है और जो इनका ये क्लाउड है या डेटा सर्विस है ये यूएस के अंदर है। तो ये इसको कैसे एक्सेस करेंगे, अपनी एप्लीकेशन सर्विस को, प्लेटफॉर्म सर्विस को, स्टोरेज को कैसे एक्सेस करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये जो कनेक्टिविटी है ये इंटरनेट है और ये क्लाउड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? इंटरनेट के थ्रू। अगर आपसे कोई पूछे कि पब्लिक क्लाउड के एग्जाम्पल क्या है तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म आता है, अमेजन वेब सर्विसेज आता है और माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आता है जो पब्लिक क्लाउड होता है और आप उन्हें इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा अमेजन का, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का और गूगल का, राइट। तो ये होगी बात पब्लिक क्लाउड की। इसके बाद अगला आता है कम्युनिटी क्लाउड। तो आपको मैंने बताया कि दो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ये एक हॉस्पिटल है, कोई बड़ा ग्रुप है, फोर्टिस ग्रुप है, और ये आपका कोई दूसरा ग्रुप है, मणिपाल ग्रुप है, मणिपाल हॉस्पिटल्स। तो इन सबको ही जो है आपने कम्युनिटी क्लाउड से मैनेज कर दिया ताकि ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए। अगर इनको ब्लड ग्रुप की जरूरत है, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इनको चाहिए और इनके पास पड़ा हुआ है इनके ग्रुप में, इनके किसी हॉस्पिटल में, तो ये इस रिक्वेस्ट को इस क्लाउड पर डाल सकते हैं और ये कर सकते हैं। या फिर तो छोटी सी मैंने रिक्वेस्ट की बात की एप्लीकेशन लेवल पे, अगर कोई सर्वर आपने बना दिया यहाँ पे, एक ऐसे सर्वर जो ये अकेला इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ये कहेगा यार आप भी इस्तेमाल कर लो, हम दोनों का काम लगभग सेम है, मैं भी वही काम करता हूँ जो आप करते हो, हमारे सॉफ्टवेयर भी लगभग सेम है, हमारा पेमेंट गेटवे भी सेम है। तो एक काम करते हैं, हम अपना एक कम्युनिटी क्लाउड बना लेते हैं ताकि तुम्हें जितनी जरूरत हो तुम इस्तेमाल कर सको, मुझे जितनी जरूरत है मैं इस्तेमाल करूँ और हम मिलके आधे आधे पैसे इसके चुका देंगे, राइट। तो उसे आप कहोगे कम्युनिटी क्लाउड, राइट। उसके बाद हाइब्रिड क्लाउड मैंने आपको बताया, इट इज एन एग्जांपल, इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों आ जाते हैं, उसे आप बोलते हो हाइब्रिड क्लाउड, राइट। तो हाइब्रिड क्लाउड इज अ मिक्सचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज आर परफॉर्म यूजिंग पब्लिक क्लाउड व्हाइल द क्रिटिकल एक्टिविटीज आर परफॉर्म यूजिंग प्राइवेट क्लाउड। तो अगर आपकी कंपनी है, वहां पे जो रिसर्च हो रही है, आप नहीं चाहते कि इसके बारे में किसी को भी पता चले, किसी को भी भनक लगे, अंदाजा लगे, तो आप उस सारी चीजों को प्राइवेट क्लाउड पे डाल के रखोगे और बाकी जो फालतू के काम है, वो जो भी आपके एम्प्लॉय का डेटा है, नॉर्मल डेटा है, वो आप पब्लिक क्लाउड पर डाल के रखोगे, राइट। तो इस एग्जांपल को बोलेंगे हाइब्रिड। तो हाइब्रिड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इज अ मिक्सचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, राइट। इसके बाद आर्किटेक्चर की बात करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको ये सब्जेक्ट आपके कोर्स में है, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर आपसे पूछा जा सकता है। आपने याद रखना है, इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक होती है फ्रंट एंड और एक होती है बैक एंड। फ्रंट एंड का मतलब होता है वो एंड जो आपको नजर आ रहा है, आपके सामने, चेहरे के सामने क्या होती है, आप लैपटॉप अगर आप चला रहे हैं तो सब आपको, तो जो भी काम आपको दिख रहा है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो स्क्रीन क्या है? फ्रंट एंड है। लेकिन बैक एंड पे रैम भी चल रही है, प्रोसेसर आपका चल रहा है, आपकी हार्ड डिस्क काम कर रही है, वो सारी चीजें क्या है? बैक एंड पे, क्योंकि वो आपको नजर नहीं आ रही काम करती हुई। फ्रंट एंड पे आपको सिर्फ स्क्रीन नजर आ रही है। तो ऐसे ही क्लाउड के अंदर भी दो एंड होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। बैक एंड वो होता है जो पीछे काम करता है लेकिन नजर नहीं आता, राइट। तो अगर इसमें हम देखें तो फ्रंट एंड ये है क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर जनरली डेस्कटॉप आ जाते हैं, पीसी आ जाते हैं, लैपटॉप आ जाते हैं,
वो क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको तो सिर्फ वो नजर आ रहा है, आप तो जो भी काम कर रहे हो उसी पे कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रंट एंड हो जाएगा। फ्रंट एंड जो कनेक्ट होगा बैक एंड के साथ वो होगा इंटरनेट की हेल्प से। ये आपने याद रखना है, फ्रंट एंड बैक एंड के साथ कनेक्ट होता है इंटरनेट से। और बैक एंड पे सब कुछ पड़ा हुआ है, बैक एंड पे आपकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है, आपका प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है, स्टोरेज पड़ी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, प्रोसेसर पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है, सिक्योरिटी से रिलेटेड एंटीवायरस पड़े हुए हैं, गेटवे, फायरवॉल, सब कुछ बैक एंड पे पड़ा है और आप उसे एक्सेस कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू। तो ये क्लाउड आर्किटेक्चर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में बनाएं, इसे प्रैक्टिस करें, राइट। आपने यहाँ पे सारी चीज़ें बनानी है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके सर्वर्स आ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी स्टोरेज आ गई, राइट। रन टाइम जो है क्लाउड रन टाइम, ये आपका प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म आपका, अगर सपोज आपके डेटाबेस सर्विस है, आपको डेटाबेस कलेक्ट करना है, जैसे कि इंडिया में आधार कार्ड का डेटा कलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपने जो डेटाबेस सर्विस इस्तेमाल करी है, वो सपोज आपने MySQL इस्तेमाल करी है माइक्रोसॉफ्ट की, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका रन टाइम एप्लीकेशन हो जाएगा, प्लेटफॉर्म हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन जो होगी टॉप लेवल पे वो आपको यहाँ नजर आएगी, क्लाउड रन टाइम आपका प्लेटफॉर्म हो जाएगा, जो MySQL है उसके ऊपर जो डेटाबेस आप रन करा रहे हो वो आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी, और उसको आप जो एक्सेस करोगे वो इंटरनेट से करोगे। तो आपको सिर्फ ये दिखेगा, आपको ये सब नहीं दिखेगा, ना ही ये आपके प्रीमिसेस में होगा, ये कहीं और पड़ा हुआ होगा। हो सकता है बैक एंड यूएस में पड़ा हुआ हो और फ्रंट एंड इंडिया में पड़ा हुआ हो, और आप उसे इंटरनेट की हेल्प से चला रहे हो। और ऐसा ही होता भी है, सपोज आप फेसबुक चला रहे हो, आपने फेसबुक में लॉगिन किया, एंटर किया, तो वो फेसबुक पे जो भी आप काम कर रहे हो वो आपके घर पे तो नहीं पड़ा हुआ, वो कहीं सर्वर पे पड़ा है फेसबुक के। आपकी जो एप्लीकेशन है, जो मैसेजेस हैं, जो फोटोज आपने उसको अपलोड की हैं, वो आपके लैपटॉप में तो सेव नहीं है, वो तो कहीं दूसरी जगह सेव है। तो वो एक्चुअली बैकएंड पे है, वो बैकएंड आपका यूएस में हो सकता है, कनाडा में हो सकता है, इंडिया में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, राइट। तो बैकएंड आप जरूरी नहीं है कि बैकएंड आप ही के पास साथ में हो। फ्रंट एंड जो होगा ये आपको नजर आ रहा होगा, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, वो आपका फ्रंट एंड है, राइट। तो आई होप ये आपको बड़े इजी वे में आज ये सारी बातें समझ आ रही होंगी, जो शायद पहले कभी नहीं समझ आई होंगी, राइट। इसके बाद फ्रंट एंड और ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है, तो आप एक बार पढ़ भी लेना। द फ्रंट एंड ऑफ द क्लाउड आर्किटेक्चर रेफर टू द क्लाइंट साइड ऑफ द सिस्टम, इट इंक्लूड द नेटवर्क, एप्लीकेशन और प्रोग्राम that are used to access the cloud. For instance, while accessing a web-based email application, the web browser act as the front end, right? तो web browser कहाँ चलेगा, आपके सिस्टम में ही चलेगा, तो वो आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन हो जाएगी, राइट। तो फ्रंट एंड डिवाइस जो होगा वो आपका सिस्टम होगा, फ्रंट एंड एप्लीकेशन जो होगी वो वेब ब्राउजर होगा। मिडलवेयर जो होता है वो एक प्लेटफॉर्म होता है जो आपके और बैक एंड के बीच में काम करता है। जनरली ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हो, MySQL टाइप की सर्विसेज आप कह सकते हो, प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो, राइट। तो ये मिडलवेयर जो होता है फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कराने के लिए होता है। तो ये आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं इसकी डिटेल्स, राइट। उसके बाद बैकएंड मैंने अभी आपको समझा दिया। बैकएंड ऑफ द क्लाउड आर्किटेक्चर रेफर्स टू द हार्डवेयर सेक्शन विच इंक्लूड सर्वर, डिप्लॉयमेंट मॉडल, सिक्योरिटी मैकेनिज्म, स्टोरेज एंड द कंप्यूटिंग सिस्टम। सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे, आपका सर्वर भी आ जाएंगे, स्टोरेज भी आ जाएगी, नेटवर्क डिवाइसेस यानी राउटर स्विचेस भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। Based on the requirement, a specific hardware configuration is set up initially to get the organization into the cloud. As the requirement increase, additional server and storage modules are deployed from time to time. तो बैकएंड आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरा सर्वर जो है डाउन तो नहीं हो जाएगा, मेरा सर्वर ऐसा, मेरे 50,000 की कैपेसिटी है सर्वर की और 1 लाख आ सकते हैं, तो मेरा सर्वर ऐसा ना हो कि वो कम पड़ जाए, क्योंकि वो अपने आप क्लाउड उसको मैनेज कर रहा है। अगर आप उसको क्लाउड को लगता है कि आपके सर्वर को एक और सर्वर आपके लिए बनाने की जरूरत है, आपके सर्वर का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्लाउड अपने आप क्रिएट करेगा। आपको सिर्फ वहाँ पे इनेबल करना है ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग का मतलब ही होता है कि क्लाउड अपने आप देखेगा कि कब आपको ये एक्स्ट्रा सर्वर प्रोवाइड कराना है। तो यानी आपकी सारी चिंता खत्म। ये जरूरत नहीं है कि आप एक बंदा बिठा के रखो कि भाई तुम चेक करते रहना, जैसे ही जो है ये 80% से ऊपर मेरा यूटिलाइजेशन हो जाए तुम एक नया सर्वर बना देना। ऐसा करने के लिए आपको किसी बंदे को बिठाने की या किसी के भी देख रेख की जरूरत नहीं है, क्लाउड अपने आप मैनेज करेगा, राइट। तो ये है मेरा बैकएंड। बैकएंड के बाद कुछ एक मैंने इंट्रोडक्शन डाला है यहाँ पे अमेजन वेब सर्विसेज का। तो ये पब्लिक क्लाउड के एग्जांपल्स हैं। अमेजन वेब सर्विस offers reliable and expensive cloud application and infrastructure service for all type of organizations. With over 10 years of experience in supporting enterprises with affordable cloud service, AWS Cloud has grown into a leader in cloud storage and management of various critical business processes. जो important चीज़ें हैं AWS के बारे में मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो AWS है, अमेजन वेब सर्विसेज।
इसीलिए जेफ बेजोस आज की डेट में दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। क्लाउड सर्विसेज के दम पे वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं। जितने भी आपको दुनिया के अमीर आदमी बनेंगे मिलेंगे वो आपको क्लाउड में ही नज़र आएंगे। देखिए, अगर हम एक आम आदमी की नज़र से सोचे तो हमें लगेगा यार जो आदमी जैगवार बनाता होगा, जो कंपनी हवाई जहाज बनाती होगी, जो कंपनी रॉकेट बनाती होगी, यार वो सबसे अमीर आदमी होना चाहिए, क्योंकि रॉकेट तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि हम खरीदेंगे, या हम सोच भी नहीं सकते कि हम हवाई जहाज खरीदेंगे, राइट। तो सोचिए कि जो कंपनी हवाई जहाज बनाती है वो कितना अमीर होगी, वो आदमी कितना अमीर होगा। लेकिन असल में वो आदमी सबसे अमीर आदमी नहीं है। अमीर आदमी कौन है? जेफ बेजोस, AWS के मालिक। और AWS क्या काम करती है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कराती है। माइक्रोसॉफ्ट क्या काम करती है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो आपको समझना पड़ेगा दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो है वो वही है जो क्लाउड की सर्विस दे रहे हैं। यानी क्लाउड आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सकता है, सिर्फ आपके शहर का, मोहल्ले का या कंट्री का सबसे अमीर आदमी नहीं बना सकता। क्लाउड सर्विस अगर आप चला रहे हो तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी आप बन सकते हो। अलीबाबा, जिसके को फाउंडर या फाउंडर आप कहीं जैक मा है, चाइना के रिचेस्ट पर्सन है। उन्होंने जब एक बार इंटरव्यू में बताया कि भैया मैं वो आदमी था जो KFC में वेटर की नौकरी के लिए गया था और 25 लोग वहाँ पे आए थे और 24 सिलेक्ट हो गए थे और मैं अकेला बंदा था जो रिजेक्ट हुआ था वेटर की नौकरी के लिए। उस आदमी ने, आज वो चाइना का सबसे अमीर आदमी है और वो आदमी क्या काम करता है? उसका अपना क्लाउड है, अलीबाबा क्लाउड, राइट। तो क्लाउड आपको सबसे अमीर आदमी बना सकता है। क्लाउड वो चीज़ है, वो ताकत है क्लाउड। तो क्लाउड को आपको समझना पड़ेगा, डिटेल में समझना पड़ेगा। एक बार आप ये सीरीज पूरी कर लें तो मैंने AWS की ऑलरेडी पूरी सीरीज अपने चैनल पर डाली हुई है, आप वो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं, क्योंकि ये मार्केट में बहुत डिमांडिंग है। 10-10 और 20-20 लाख के पैकेजेस बड़े आसानी से मिल जाते हैं अगर कोई AWS क्लाउड जानता है, उस पर काम करना जानता है। इंडिया में बेहद डिमांड है इसकी, इंडिया के अलावा हर कंट्री में इसकी बहुत डिमांड है। मैं आपको कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप ये ज़रूर पढ़ें, AWS की मेरी सीरीज़ ज़रूर देखें। और मैंने उसको भी इतने ही ईजी वे में एक्सप्लेन किया है जितने ईजी वे में मैं सारी बातें यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको कहीं भी ये फील नहीं होगा कि यार ये चीज़ें स्किप हो गई हैं या इन्होंने डायरेक्टली ये इस स्टेप को बता दिया, पुराना स्टेप नहीं बताया। उसमें आपने मेरी प्लेलिस्ट फॉलो करनी है। प्लेलिस्ट के अंदर जो मेरा पहला लेक्चर है वो आपने पहले देखना है, जो मेरा दूसरा लेक्चर है वो आपने दूसरे उस पर देखना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको मेरे किसी भी सब्जेक्ट के जो भी मेरे चैनल पे वीडियो पड़े हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। प्लेलिस्ट पे जिस सीक्वेंस में वीडियो पड़े हैं आपको उसी सीक्वेंस में उनको देखना है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो AWS के बारे में कहा जाता है, AWS इज द पायनियर इन द क्लाउड कंप्यूटिंग रेस एंड हैज मैनेज्ड टू रिटेन इट्स टॉप पोजीशन थ्रू द ईयर्स, राइट। तो ये टॉप पोजीशन पे है मार्केट के अंदर। रिसेंट प्राइस कट हैव वैल्यूड मोर स्टार्टअप्स एज वेल एज गवर्नमेंट एजेंसीज टुवर्ड्स द AWS क्लाउड। तो क्लाउड ने अभी काफ़ी अपने ऐसे प्राइसेस डाउन किए हैं। अभी ये पहले पर आर के हिसाब से चार्ज करते थे, अब ये पर सेकंड के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो काफ़ी सस्ता पड़ने लगा है। 10 या 20 रुपये का खर्च, 20 रुपये आपके खर्च होते हैं 1 घंटे के, तो जो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो आपने अगर कोई सर्वर बनाना भी है तो 10 से 20 रुपये में आप सर्वर रेडी कर सकते हैं 2 घंटे 10 घंटे के लिए। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो पहले क्या होता था, आप पहले सर्वर लाओगे, 5 लाख का 10 लाख का सर्वर खरीदोगे, उसके बाद उस पर अपनी एप्लीकेशन रन कराओगे और बड़ा महंगा एक खर्चा था बहुत उसमें। लेकिन क्लाउड जब से आया है, क्लाउड पे वही चीज़ें आप बहुत सेकंडों में, चुटकियों में कर सकते हो, राइट। और इसके अलावा अमेजन ऑफर 3 टाइप ऑफ कंप्यूटिंग इंस्टांसेस, ऑन डिमांड, रिजर्व एंड स्पॉट। ये सब आप AWS की मेरी सीरीज में देख सकते हैं, हमें ज़्यादा डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट मार्केट का लीडर है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। हालांकि इसकी एंट्री देर में हुई है। AWS 2006 में मार्केट में आ गया था ऑफिशियली, और एज्योर जो आया है वो लेट आया है। एज्योर ऑलमोस्ट 2010 में आया है, राइट। तो एज्योर मार्केट में लेट आया है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के पास जो बेनिफिट है वो ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इसी का चलाया जाता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए एज्योर के पास एक बाय डिफ़ॉल्ट एडवांटेज है, लोग इस पर ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, राइट। The enterprise grade cloud computing platform from Microsoft is called Azure, and it supports a wide selection of tools, language, framework, database, and devices. Statistics reveal that 57% of the Fortune 500 companies from various industry sectors entrust their data and application with Azure. तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है AWS के लिए, इसीलिए उसने अपने प्राइसेस को डाउन किया है। क्योंकि अब कंपनीज को ऐसा लगता है, जो Fortune 500 कंपनीज हैं उनमें 57% कंपनीज को ऐसा लगता है कि एज्योर पे जाना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इन कंपैरिजन टू AWS। ऐसा क्यों उन्हें लगता है? क्योंकि उनके सारे कंप्यूटर जो ऑफिस में चलते हैं वो विंडो पे चलते हैं। तो उनको लगता है कि जिस कंपनी ने विंडो बनाई है यार, क्लाउड भी अगर उसी का ले लेंगे तो दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। तो इसी वजह से इसको बेनिफिट मिल रहा है और एज्योर मार्केट में ग्रो कर रहा है, राइट। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा लीडर है मार्केट के अंदर,
अच्छा, ये एज्योर का आपको मैं बता दूं कि एज्योर की जो रीजन्स हैं वो 54 रीजन्स हैं जो 140 कंट्रीज को कवर करते हैं, राइट। उसके बाद 95% कंपनीज जो है फॉर्च्यून 500 कंपनीज वो एज्योर को इस्तेमाल कर रही है। 30+ ईयर्स हो गए हैं माइक्रोसॉफ्ट को मार्केट के अंदर। उसके 68,000 से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, 70 से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस हैं, और ये कुछ उसके कस्टमर्स हैं जो इस समय माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की सर्विसेज को ले रहे हैं, जिनमें HP एक बड़ा नाम है इंडिया के अंदर। और HP के अलावा जो इंडिया में बड़े नाम हैं उनमें इस पे नज़र नहीं आ रहे हैं, बट और भी काफ़ी सारे नाम हैं जो इंडिया में एज्योर की सर्विस को इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म मार्केट में धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहा है। ये एक तीसरा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको इंफ्रा एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस तीनों ही सर्विस प्रोवाइड कराता है, राइट। लेकिन मार्केट में ये AWS और एज्योर के बाद इसका नाम आता है। इसके अभी कस्टमर्स थोड़े कम हैं, लेकिन धीरे धीरे गूगल भी कोशिश कर रहा है क्लाउड में अपनी प्रेजेंस बनाने का, अपनी एक जगह बनाने का। Google Cloud Platform allows user to build application and store data on Google highly reliable and scalable infrastructure. The innovation power of Google is world renowned, and by leveraging its cloud platform, developers can gain quicker access to its technological innovations. तो Google ने काफ़ी मार्केट में हाल ही में नई नई चीज़ें की हैं। एंड्रॉयड को भी टेक ओवर किया है। तो अभी गूगल मार्केट में कोशिश कर रहा है, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो मार्केट में मोबाइल चलाए जा रहे हैं वो एंड्रॉयड के चलाए जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि गूगल क्लाउड भी मार्केट में धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस बनाएगा और अपने कस्टमर्स का डेटाबेस इंक्रीज करेगा। कुछ की थिंग्स जो हैं गूगल के बारे में वो ये हैं कि गूगल नेटवर्क कैन बी डिफाइंड बाय इट्स थाउजेंड ऑफ माइल्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टेड थ्रू कटिंग एज एंड्रोमेडा नेटवर्क, राइट। And the consistency and speed of such a network is unparalleled. Data is 100% secured through backup storage across multiple locations. राइट। द पर मिनट बिलिंग सिस्टम इज देयर, वो हालांकि आपका AWS में भी है और एज्योर में भी है। सभी में पर मिनट बिलिंग सिस्टम या पर सेकंड बिलिंग सिस्टम है। आप जितने सेकंड तक सर्वर इस्तेमाल करोगे सिर्फ उतने सेकंड का आपको पैसा देना है, राइट। The fact that Google Cloud Platform works on the same infrastructure that supports the mammoth task of Google itself is needed the greatest advantage. Users can be assured of high availability. High availability एक बड़ा अच्छी एक चीज़ है, इसके बारे में बड़ी डिटेल में हमें पढ़ना है। AWS के सर्टिफिकेशन में भी अवेलेबिलिटी की बात होगी कि चीज़ें मैक्सिमम अवेलेबल रहे, मेरा सर्वर कभी डाउन ही ना हो, पूरे साल में मेरा सर्वर डाउन ना हो। तो इसके लिए गूगल के पास क्या है कि गूगल जो चीज़ें अपने सर्वर के लिए इस्तेमाल कर रहा है, खुद अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, वही सारी चीज़ें, वही सारे सर्वर उसने कस्टमर को भी इस्तेमाल करने के लिए दिए हुए हैं, राइट। इसीलिए जिस लेवल की सर्विस उसे खुद मिल रही है उसी लेवल की सर्विस वो अपने कस्टमर को भी देता है, राइट। तो गूगल भी मार्केट में धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस बना रहा है और उसकी सर्टिफिकेशन होती है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के नाम से या GCP के नाम से। आपको इसके मिल जाएगी इसकी सर्टिफिकेशन की डिटेल या इसकी क्लाउड की डिटेल, राइट। उसके अलावा जो मार्केट में कुछ छोटे और आप कह सकते हैं कि क्लाउड प्रोवाइडर हैं, उनमें IBM एक नाम है, ओरेकल एक नाम है। इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, आप इसे रीड कर लेना मेरी इस वीडियो को पॉज करके, राइट। उसके बाद मेरिट्स क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के, देखिए ये कुछ मेरिट्स हैं या बेनिफिट्स हैं, कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है पहला मोबिलाइजिंग द वर्कफोर्स, राइट। तो सबसे बढ़िया फ़ायदा तो ये हो गया कि इसने मेरी वर्कफोर्स को मोबिलाइज कर दिया। यानी अब उन्हें ये ज़रूरत नहीं है कि भाई मुझे ऑफिस में बैठ के ही मेरा काम करना है, वो अपने घर से भी कर सकते हैं, वो कहीं और से भी कर सकते हैं। अगर चीज़ें मेरी क्लाउड पे पड़ी हैं तो काम भी कहीं से भी हो सकता है। इसलिए आजकल कंपनी जो है वर्क फ्रॉम होम देती हैं, क्यों? क्योंकि उनका डेटा तो क्लाउड में पड़ा है। आप चाहे ऑफिस में बैठ के काम करो या घर बैठ के काम करो, राइट। तो मोबिलाइजिंग द वर्कफोर्स, आपको ये एक फ्रीडम मिल गई है कि आप कहीं से भी काम कर सकते हैं और अपने नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल बहुत ज़्यादा हो गया है, आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं सर्वर में इन्वेस्ट करने के लिए। कंपनी में आपको अगर कोई सर्वर लगाने या डेटा सेंटर बनाना है तो आपको पहले एक बहुत बड़ी जगह भी रेंट पे लेनी पड़ेगी, तो सारा पैसा आपका बच जाता है। क्लाउड के लिए जो फेमस लाइन कही जाती है वो कही जाती है पे एज यू गो मॉडल, यानी जितना आपने इस्तेमाल किया है उतना आपको पे करना है, राइट। उसके बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ जाती है कि पहले जो काम मेरे एम्प्लॉयज़ को सर्वर का ध्यान रखने में, उनको पावर सप्लाई देने में, उनको मॉनिटरिंग करने में खर्च होता था, अब वो सिर्फ काम पे खर्च होगा। बिकॉज सर्वर तो अब ऑफिस में रखे ही नहीं है, वो तो क्लाउड पे अपने आप रखे हुए हैं, क्लाउड मैनेज कर रहा है। तो सर्वर को आपको हैंडल ही नहीं करना, उसकी सिक्योरिटी की आपको टेंशन नहीं लेनी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जब आपकी बाकी की टेंशन कम हो जाती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, राइट। तो ये एक बेनिफिट है। रिड्यूस इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट,
तो जितने इसमें एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट ये कम हो जाता है कि आप अगर हर कंपनी का अपना डेटा सेंटर है तो ऑब्वियसली ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा एयर कंडीशन आपको लगाने पड़ेंगे और कुल मिला के वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो क्लाउड पे अगर चीज़ें पड़ी हुई हैं तो आप उसे शेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए भी वो अच्छी चीज़ें हैं। बेटर एजिलिटी का मतलब ये है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो आपके जो सॉफ्टवेयर है जो क्लाउड पे चल रहे हैं वो अपडेट मिलेंगे, आपको सिक्योर मिलेंगे 100%, और कोई भी खतरा आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात जो है, आप उन्हें कभी भी एक्सपेंड कर सकते हैं और आपको कोई भी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि पहले से कोई लागत आपको नहीं लगानी पड़ेगी। आपको काम शुरू करने से पहले 10-20-50 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है, राइट। आप जितना इस्तेमाल करोगे उसके बाद आपको पैसे देने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस चैप्टर में हैं। कुछ एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पे मैंने डिस्कस की हैं। एप्लीकेशंस में सब कुछ आ सकता है, आपकी वेबसाइट्स आ सकती है, CRM आ सकता है, ERP आ सकता है, बिग डेटा एनालिसिस आ सकता है, IoT आ सकता है, डिजास्टर रिकवरी आ सकता है, स्टोरेज बैकअप, सारी चीज़ें आपकी क्लाउड में आ सकती हैं, जो चीज़ें आप सोच सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीज़ें भी एग्जाम्पल हैं क्लाउड का, वो क्लाउड पे ही चलती हैं, राइट। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स भी मैं बहुत जल्दी आपको अपलोड करके आपको अवेलेबल करा दूंगा। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है, आप स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, बिकॉज हो सकता है ये किसी और के ज़्यादा काम आ जाए। मेरा मकसद है लोगों को फ्री में पढ़ाना, फ्री में उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कराना। तो मैं चाहूँगा कि आप भी सेल्फिश ना बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे पहुँचाएँ और इस अच्छे काम को करें कि नॉलेज हमें हमेशा देनी चाहिए। व्हाट्सएप पे हम बड़े प्रैंक वीडियोस और ये सब वीडियोस शेयर करते हैं, कुछ पढ़ाई की चीज़ें शेयर करिए ताकि आपको भी लगे कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, राइट। तो इसको आप ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे बताइएगा ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद समरी है, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैंने एंड में समरी भी डाली है ताकि आप इसे पढ़ पाएँ, राइट। और बाकी थैंक यू सो मच। और आखिर में इतना ही कहूँगा, दुआओं में याद रखिए।